आपकी वो सच्ची मोहब्बत थी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि वो ज्यादातर मेरी एक तरफा ही मोहब्बत थी। एक तरफा मोहब्बत बहुत बेमिसाल। अब भी आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी हम इंतजार करते हैं। ठंडे पानी फ्रिज लगवाने का काम करूंगा और हर 8वें दिन सफाई हो करेगी। मैं तो चाहूंगा कि आप मेरे वार्ड से लड़ो, कम से कम मेरे यहाँ फ्रिज लगेगा। इंशाल्लाह लगवा देंगे। और बताओ। ऐसा अभी क्या असल हुआ में है? हमने जो स्टार्ट किया है जी। नीट के लिए ऑनलाइन कोचिंग का स्टार्ट किया है। अच्छा। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल हम उन्हें पीडब्ल्यू और एलन के टेस्ट भी ज्वाइन करवा रहे हैं। अगर आवाज को दबाएंगे तो मैं इंशाल्लाह निर्दलीय लड़ूंगा और जो मजलूम है उनका साथ जरूर दूंगा। तो आप ओवैसी के सामने लड़ेंगे? जी, अगर किसी को इतना जलील ना करो कि उसे अपनी नजर में ये लगने लगे मैंने इस बच्चे की परवरिश मैं मरते दम तक प्रसन्न चौधरी के साथ हूँ और रहूंगा। हमें उनको कोई चीज सिखाने के लिए वो प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा, देन दे विल स्टार्ट फॉलोइंग अस, तभी वो हमें फॉलो करना शुरू करेंगे। हिसाब से फी इन फ्रंट ऑफ यू, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोगों का है एक स्पेशल एपिसोड पॉडकास्ट का, जिसमें मेहमान है आशू खान, जो कि आरएलडी से विधानसभा महासचिव है शामली से। मेहमान है आदरणीय मिर्जा दानिश साहब, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है AIMIM से। हमारे बीच मौजूद है आदरणीय हाजी अमान साहब, जो कि नगर अध्यक्ष है आरएलडी कांधला से। साथ ही हमारे पॉडकास्ट में आज मेहमान हैं फरमान खान साहब, जो कि विधानसभा सचिव है शामली से। मौजूद है आदरणीय मुस्तकीम सिद्दीकी साहब, जो कि फाउंडर एंड मास्टर ट्रेनर इंग्लिश फाउंडेशन एकेडमी से है कांधला से। साथ ही हमारे साथ मौजूद है आदरणीय आरिफ सिद्दीकी साहब, जो कि एक सिंगर है, राइटर है और आपके राने से बिलोंग करते हैं। आज हमारे साथ मुख्तलिफ चेहरे हैं, अलग अलग नए नए विचारों के साथ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इतने सारे चेहरे एक साथ हमारे इस पॉडकास्ट को साझा कर रहे हैं। आप सभी को, इन सभी लोगों के, आए हुए सभी मेहमानों के विचारों को सुनने का मौका मिलेगा। इसी बीच मैं सबसे पहले पॉडकास्ट के लिए, कन्वर्सेशन के लिए आवाज दे रहा हूं अपने छोटे भाई आदरणीय आशु जी को। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आशु भाई से। आशु भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे आज के इस प्यारे से प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद साथ भाई। कैसे है आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप भी ठीक हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आशु भाई, जैसे कि आप कांधला की सरजमी से बिलोंग करते हैं, कांधला आपको कैसा लगता है और आपने आरएलडी ही क्यों ज्वाइन की है? आरएलडी मैंने इसलिए ज्वाइन की है, मैंने प्रसन्न चौधरी के विचारों को देख के आरएलडी ज्वाइन की है। प्रसन्न चौधरी जी के विचारों को, विधायक जी से आए दिन मैं आपके फोटोज देखता हूँ, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और आप हमेशा प्रसन्न चौधरी जी के साथ फोटो लगाते रहते हैं। आपका रिश्ता कैसा है और आप प्रसन्न चौधरी के किन विचारों से प्रभावित है? मेरा रिश्ता ऐसा है प्रसन्न चौधरी, इस तो सगे भाई का रिश्ता हो जाता है ना आप उसमें, इस तो मेरा प्रसन्न चौधरी से ये रिश्ता है। आप चौधरी साहब के किन विचारों से प्रभावित है? कौन से विचार आपको बहुत अच्छे लगते हैं? पहली बात तो भाई पहली घंटे पे फोन टाइम है, पहली घंटे पे फोन, पहली घंटे पे जी। दूसरी बात, अच्छी तरह से बात सुने। अच्छा। और लोगों के काम कराते हैं क्षेत्र में, और मेरा भी उन्होंने बहुत काम कराए हैं। और बहुत सारे क्षेत्र में नेता है, आपको नहीं लगता कि और नेता भी घंटी पे फोन उठाते होंगे, काम करते होंगे? मुझे तो उनका लगता नहीं, मुझे सिर्फ प्रसन्न चौधरी का पता है। प्रसन्न चौधरी ही आपके लिए जो है जी पहली चॉइस है, क्योंकि वो आपका फोन उठाते हैं। मैं मरते दम तक प्रसन्न चौधरी के साथ हूँ और रहूंगा इंशाल्लाह। प्रसन्न चौधरी जी का जो अभी पिछला इलेक्शन था, जिसमें उन्होंने शामली से विजय हासिल की थी और वे आज हमारी शामली के विधायक है, उसमें आपका उनके लिए क्या सहयोग था? क्या आप उनके साथ थे? जी मैं साथ था। उन्होंने मुझे गाड़ी दे रखी थी, एक स्कॉर्पियो, उसमें मेरी पूरी टीम घूमती थी। एक टीम आपकी पूरी घूमती थी, तो आपने मेहनत की है। जी, उनका यहाँ कार्यालय खुला हुआ था बुढ़ाना रोड पे जी, कांधला में, तो मैं वहां जा रहा था। अच्छा, चौधरी साहब के इलेक्शन से पहले जो विचार थे जी और इलेक्शन के बाद जो विचार है, एक विधायक बनने से पहले विचार, एक विधायक बनने के बाद विचार, दोनों में क्या परिवर्तन आपने महसूस किया? मैंने ये परिवर्तन महसूस किया कि मैं माननीय विधायक जी के साथ हूँ, उनके विचारों को नहीं, दोनों टाइम में विचारों में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ, कुछ फर्क आया? पहले जब विधायक नहीं थे, जब कुछ अलग विचार थे, बाद में विधायक बनने के बाद कुछ अलग विचार हुए उनके, जैसे आमतौर पर एटीट्यूड वगैरह आ जाता है? नहीं, ऐसा एटीट्यूड नहीं है विधायक जी के अंदर।
मुझे इतना पता है, अगर विधायक जी मंत्री भी बन गए और मेरे तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ प्रसन्न चौधरी जी को मंत्री बनाया जाए, और अगर मंत्री बन गए तो उनके अंदर जब भी एटीट्यूड नहीं आएगा। अच्छा आशु भाई, आपका एक शॉप चलती है कांधला में, आशु कलेक्शन के नाम से, जी। गारमेंट की शॉप है, और वहां पे आप जो गारमेंट्स वगैरह के जो सिले हुए कपड़े होते हैं, जीन्स टी शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं। जी जी। अपना काम करते हुए आपको क्यों लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए? ये राजनीति में आपकी दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी है, लोग बाग जीतते हैं और बैठ जाते हैं, जनता का काम नहीं करते। तो इसमें आपकी क्या प्रॉब्लम है? बैठने को नहीं, आप अपनी दुकान पे छोड़ के आप राजनीति में घुस रहे हो, ऐसा क्यों? वोट को देते हैं, जनता यूँ देती है, हमारा काम करें, हमारे बीच में रहे, सफाई करावे, लाइटें लगवावे, स्टेडियम बनवावे युवाओं के लिए। एक भी कांधला के अंदर स्टेडियम नहीं है, एक अच्छी सी यहाँ लाइब्रेरी बनवावे, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। बात आपकी सही है। अच्छा आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो आपने क्यों राजनीति ज्वाइन की? क्या आप चाहते हो? अभी मैंने हाल फिलहाल में आपका एक पोस्टर देखा जिसमें आपने घोषणा की कि आप जो है इलेक्शन लड़ने वाले हो बीडीसी से। जी। तो आप राजनीति क्यों ज्वाइन कर रहे हो? क्या करेंगे आप राजनीति ज्वाइन करके? अगर इंशाल्लाह मेरे वार्ड वासियों ने, बांग्लादेश से मेरा वार्ड पड़ता है 12, 13, 14, 15 वार्ड, अगर उन्होंने मुझे मौका दिया, इंशाल्लाह मेरी बहुत कुछ सोच है। जो मेरे वार्ड के अंदर लाइट नहीं है, मैं लाइटें लगवाने का काम करूंगा। ठंडे पानी के फ्रिज नहीं है, ठंडे पानी फ्रिज लगवाने का काम करूंगा, और हर 8वें दिन सफाई हो करेगी। मैं तो चाहूंगा कि आप मेरे वार्ड से लड़ो, कम से कम मेरे यहाँ फ्रिज लगेगा। इंशाल्लाह लगवा देंगे। और बताओ। ऐसा क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आशु भाई, युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि युवाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आगे युवा ही काम करेगा राजनीति में, युवा सोच होगी, युवा काम होगा। कांधला की क्या चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है? कांधले की मुझे सभी चीज अच्छी लगती है। कांधला के मेरे प्यारे से लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे लोग हैं। अच्छा जी। कांधला को लेके आप क्या सोचते हैं? कांधले को लेकर सोचता हूँ मैं, कांधले के अंदर एक सबसे बड़ी बात स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम बनवा जाए। कभी आपने विधायक जी के समकक्ष विधायक जी के सामने कभी आपने प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ स्टेडियम? मैंने रखा था विधायक जी के सामने ये प्रस्ताव कि स्टेडियम नहीं है। विधायक जी ने कहा सुभाई जगह दिलवा दो, मैं स्टेडियम बनवा दूंगा। दे दो कोई जगह, स्टेडियम बनवा देंगे विधायक जी। शहर के अंदर आपने कहा लाइब्रेरी नहीं है, शहर के अंदर आपने कहा बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की अभी भी प्रॉब्लम है। जी जी। तो इन चीजों पे काम किया जाएगा या किया जा रहा है? जाए। मैं तो चाहूँ पर वाला मुझे चेयरमैन या प्रधान बनावे तो मैं ये काम करके दिखाऊं। अच्छा, ये आरएलडी का और भाजपा के गठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप आरएलडी के नेता है, आप युवा नेता है। मैं बहुत अच्छा गठबंधन है और मैं तो इसके लिए दुआ करता हूँ ये चलता रहे। आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं वो काफी लोग ऐसे हैं जो इस गठबंधन को अच्छा नहीं मान रहे हैं। वो मानते हैं या कहते भी है कि जो आपके आदरणीय जैन साहब है उनको भाजपा ज्वाइन नहीं करनी थी। पंचोंगली के साथ थोड़े होती है, सबके विचार अलग होते हैं। जी। तो कितनी उंगली आपके साथ है? मेरी उंगली तो मेरी पूरी 10 की 10 मेरे साथ है। एक भी विपक्ष में नहीं है? विपक्ष में नहीं। तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल इंशाल्लाह एक तरफा प्रसन्न चौधरी, एक तरफा माननीय योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनना जा रहे हैं इस उत्तर प्रदेश के। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। अगर आपको ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है तो आप आज इस बोर्ड में बैठे हुए हैं, इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो ये देना चाहूंगा संदेश, आजकल युवा नशे की तरफ भटक रहा है और मैं चाहूंगा जो हमारे यहाँ से प्रतिनिधि बन के बैठे हैं ये एक मीटिंग करें और नशे को बिल्कुल यहाँ से खत्म करा जाए। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, बिल्कुल नशा खत्म करा जाए। जो भाई नशा कर रहा है हाथ जोड़ के कहता हूँ वो गलत लाइन पे ना लगे, अपने शिक्षा पे ध्यान दें, हर चीज पे अपनी ध्यान दें, अपना काम करें, कोई अपना अच्छा सा कारोबार करके बैठे। घर वालों का भी बहुत दिक्कत बनती है, घर वालों को भी फिक्र समझना चाहिए। आप हमारे बोर्ड में आए, हमारे साथ आपने अपने विचारों को साझा किया, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपको हमारे बोर्ड में आके कैसा महसूस हुआ? आपके बोर्ड में आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं बड़े उसमें बैठा हूँ, मतलब बड़े बोर्ड में, इंटरनेशनल बोर्ड में। ऐसा लग रहा है आपके बोर्ड में बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया। ये झूठी तारीफ तो नहीं मार रहे? झूठी नहीं सच्ची है। और हमारे स्कूल कैसा लगता है आपको? स्कूल गोस्ट ग्लोरी स्कूल में बहुत अच्छा है। मैं तो आप वीडियो बनाई थी मैंने आपके स्कूल की, जी, वो एलपी वाली काफी अच्छी, एलपी वाली भी आपकी बहुत अच्छी है।
और मैं कहना चाहता हूँ रसोली रोड पर स्कूल है 7 भाई का हमारे, इसमें बच्चे भेजिए और इंशाल्लाह जो इनका एक बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं आप उनको फ्री पढ़ाते हो, जी। ये आपकी बहुत अच्छी आदत लगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और अभी देखिए कुछ चीजें चल रही हमेशा है नहीं, फ्यूचर में। जब तक स्कूल चलाओगे कोशिश करते रहना, संघर्ष करते रहना। मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, समर्थन दें, भाई, खासकर कांदले वाले। हम आपके साथ हैं और माननीय विधायक जी के सामने आपकी बात रख देंगे। 7 भाई के स्कूल चला रहे हैं खानला में और वो बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, जो मतलब जो गरीब आते हैं, और ठीक है उनके सामने हम बात रख देंगे। और मेरे लोकप्रिय विधायक, मैं फिर कहता हूँ, दिल से जुड़ गए हैं, उनके दिल मेरा दिल उनका दिल एक है। नहीं वैसे जेन्युइन अगर मैंने जब, क्योंकि मैं कई बार मिला हूँ उनसे, आपके माध्यम से भी मिला हूँ, अभी जो है उद्घाटन था उसमें भी मिला हूँ, 1-2 बार कभी मिला हूँ, तो मुझे वाकई उनके विचार बहुत अच्छे लगे। खासकर मुझे प्रसन्न चौधरी का एक चीज बहुत प्रभावित करती है, वो है उनका व्यवहार। मतलब मैं आमतौर पे किसी भी व्यक्ति से बहुत जल्दी से मुतासिर नहीं होता, लेकिन एज ए मैन, एज ए पर्सनैलिटी, मैं एक नेता की तरह नहीं देखूं, अगर एक इंसान की तरह देखूं तो मुझे प्रसन्न चौधरी जी चोली गुड़ आदमी लगे, सच में। खैर आज का चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई विशेष बात जो आप लोगों को कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बस ये कहना चाहूंगा 2027 का इलेक्शन है और दोबारा फिर प्रसन्न चौधरी जी को जिला शामली का विधायक बनाइए और उनको विधानसभा में भेजिए। आपकी जैसा अब उठ रही है आवाज, आपका जैसा अब विकास हो रहा है, इस तरह विकास आने वाले 2027 में भी प्रसन्न चौधरी कराएंगे। आदरणीय दानिश भाई, दानिश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, और कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ ठीक है, उस पर वाले की मेहरबानी है। अच्छा, आप कांधला से बिलोंग करते हैं और कांधला के प्रति आपका प्रेम आजकल मैं ग्रुप में काफी देख रहा हूँ, काफी उछल कूद मचा रखी है आपने। ये राजनीति का विशेष चस्का क्या लगा है आजकल आपको? जिसका मैं जब भी किसी मजलूम को या किसी गरीब के बच्चे को परेशान देखता हूँ और उसको चुगते हुए परेशानी में देखता हूँ या फेरी करते हुए या दुकान पे लगते हुए, तो मेरा दिल धड़कता है अंदर से। मैं चाहता हूँ कि वो एजुकेशन प्राप्त करे, स्कूलों में पढ़े। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा ये सब संभव नहीं है। तो आपने फाइनली ठान लिया कि मुझे राजनीति में आना है? इंशाल्लाह मैंने ठान लिया है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में चेयरमैन का जो इलेक्शन आएगा मैं कांधले से लड़ूंगा। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों को जहाँ तक हो सके कि सहायता दिलाऊंगा, और जो सरकारी स्कूल हैं उनको टाइट करना है मुझे, ताकि वे अच्छी तालीम दे सकें बच्चों को। अच्छा, आपने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं राजनीति में आऊंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। युवाओं को हिस्सेदारी रखनी चाहिए, राजनीति में आना भी चाहिए। कौन सी पार्टी को लेके आप सोच रहे हैं कि मैं इस पार्टी को ज्वाइन करूं या इस पार्टी से इलेक्शन लड़ूं? चेयरमैन का आई नो दैट कि आप जो है वो हमने ओवैसी बहुत जी के पार्टी से है जी। बहुत पार्टी देखी हैं, सबने इस्तेमाल किया है, सब अपने हिसाब से चलाते हैं। जी जैसा उसके सुप्रीम लीडर कहेंगे कि आपको ये करना है वे करेंगे। जी। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनका आज तक के कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसे को खपाया है, उन्होंने आवाम के लिए खर्च किया है। उनके आप स्कूल भी देख सकते हैं, कॉलेज भी देख सकते हैं। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह अपने हक के लिए, अपने कौम के हक के लिए आवाज़ उठाऊंगा और उनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा। आपने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा और लड़ूंगा भी मैं ओवैसी की पार्टी से। आपको लगता है कि वो आपको चेयरमैन के लिए, इलेक्शन के लिए अलाउड करेंगे, सिंबल देंगे अपना? जी, मुझे बहुत बहुत उम्मीद है। मेरी बात प्रदेश अध्यक्ष से भी हो रही है और जो पश्चिमी प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी मेरी बात है। और अगर नहीं दिया तो ये जो आपका राजनीति में आने का जो लक्ष्य है, जो आपका मन है, क्या करेंगे आप? अगर नहीं दिया तो मैं फिर भी लड़ूंगा, निर्दलीय से लड़ूंगा। तो आप पार्टी के नेतृत्व को फॉलो नहीं करेंगे? अगर वे मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं उस पार्टी के साथ हूँ जो हक की आवाज उठाती हो। अगर वे आवाज को दबाएंगे तो मैं इंशाल्लाह निर्दलीय लड़ूंगा और जो मजलूम है उनका साथ जरूर दूंगा। तो आप ओवैसी के सामने लड़ेंगे? जी, अगर वे सही को नहीं समझेंगे। सही आपको लगता है कि उनका निर्णय गलत हो सकता है आपको लेकर? नहीं, उनका निर्णय गलत नहीं हो सकता, लेकिन जो एक शख्स मेहनत कर रहा है, और अगर पार्टी को लगता है कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, किसी दूसरे आदमी को इलेक्शन तो लड़ना मैं चाहिए, उनका साथ दूंगा। लेकिन आपने कहा मैं तो इलेक्शन फिर भी लड़ूंगा। नहीं, अगर मेरे सामने दिखेगा कोई अच्छा आदमी है, अब अगर कोई वैसे ही पुराना आदमी आगे खड़ा होने लग गया और मैं लड़ता हूँ। आप राजनीति को पार्टी की नीतियों से करते हैं या अपनी विचारधारा से? मैं पार्टी की नीतियों से।
आपकी अपनी विचारधारा नहीं है? मेरी विचारधारा ये है, अगर पार्टी की विचारधारा अच्छी है तो मैं उनसे अपनी विचारधारा मिलाता हूँ। अगर पार्टी की विचारधारा अच्छी नहीं है तो मैं पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मेरी पार्टी की विचारधारा अच्छी है इसलिए मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जहां तक मैं आपको जानता हूं कि आप जो है कोई इतने सक्षम परिवार से बिलोंग नहीं करते, चेयरमैनी जैसा सपना, जो कि आजकल की राजनीति कहीं ना कहीं पैसे पे डिपेंडेंट हो गई है। कैसा लगता है आपको कि इलेक्शन लड़ पाएंगे आप बिना पैसे से? देखिए, आपने सुना होगा कुरान शरीफ में भी है, वो तो इज्जु मन तशा व जिल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मैंने कई करोड़पति हस्तियों को हारते हुए देखा है, जिन्होंने काफी दफा कई करोड़ रुपए खर्च किए और वे फिर हार गए। और मैंने कितने गरीबों को ऐसे भी जीतते हुए देखा है कि उन्होंने खड़े हुए इलेक्शन में और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दे दी। वो तो इज्जु मन तशा व जिल्लु मन तशा। बात बिल्कुल सही है आपकी। अच्छा, आज आप हमारे बोर्ड में हैं दानिश जी, ये तो लोगों को आपने संदेश दे दिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और राजनीति में हिस्सेदारी लूंगा ताकि मैं आवाम को फायदा पहुंचा सकूं। आज आप हमारे इस बोर्ड के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो मास्टर शाद साहब हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनकी जो स्कूल की जो एजुकेशन है बहुत ही अच्छी है। जितनी भी कांधले की आवाम है, अगर वे अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते अच्छे स्कूल में तो यहाँ पर ले गए। इंशाल्लाह भाई साद सेठी का दिल इतना बड़ा है कि उनकी जहां तक की होगी मदद भी करेंगे और उनको पढ़ाएंगे भी। आप अपने बच्चों को इसलिए छुड़ा देते हैं स्कूल में पढ़ना कि हमारे फीस नहीं दी जा रही। मुझे उनसे इतनी उम्मीद है कि आपके बच्चों को तालीम देने के लिए वे अपनी जेब से फीस भी अदा करेंगे। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ग्लोरी स्कूल में ही एडमिशन दिलवाएं और अच्छा से अच्छा तालीम दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपने इतना सोचा, इनफैक्ट लोगों को सजेस्ट किया। और कोई विशेष बात जो आप हमारे इस बोर्ड के माध्यम से कहना चाहते हो तो आप पब्लिकली कह सकते हो। देखिए, कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि हम मजलिस के साथ नहीं जुड़ सकते। मैं उनसे यही कहूंगा कि अब भी आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी हम इंतजार करते हैं। हमारे बीच हमारे मेहमान आदरणीय अमान साहब हाजी जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी। माशाल्लाह, मैं आपके कार्य को देखता रहता हूँ, इनफैक्ट अप्रिशिएट करता हूँ जब आप मार्केट में लोगों को भलाई का कार्य करते हैं। और खासकर मैंने जब आपको एजुकेशन के ऊपर काम करते हुए देखा तो मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट मेरा मन था कि मैं चर्चा करूं, आप आजकल क्या लक्ष्य लेके मार्केट में चल रहे हो और किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको इसके बारे में, ये कोविड की बात है, उस टाइम की 2020 के टाइम की। तो उस टाइम से हमने शुरू किया था कि ये नीट वाला जो प्रोसेस आजकल चल रहा है, कोचिंग वाला सेटअप जो था 2020 से स्टार्ट किया था, जब कोविड की वो सिचुएशन चल रही थी। तो अब हम स्कूल बंद थे, सब कुछ वगैरह, कोचिंग सारी चीजें बंद थी। तो फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो हमने स्टार्ट किया था कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, एक माहौल सा नहीं बन पाया। फिर हमने एक स्टार्ट किया कि बच्चों को पढ़ाया जाए। एक कोचिंग सेंटर डाला उनके लिए, बच्चों के लिए। अच्छा। स्टार्ट किया, बच्चों को फ्री एजुकेशन का वो स्टार्टअप किया, बच्चों को पढ़ाने की तैयारी की, उन्हें बुक्स दिलवाई, फिर एंट्रेंस की तैयारी कराई, क्लास 6 की और 9th क्लास एंड 11th क्लास की एंट्रेंस, फॉर एग्जांपल जामिया एंड एएमयू के लिए तैयारी कराई जब से स्टार्ट किया था। अच्छा, इतने लंबे टाइम से आप एजुकेशन पे ही काम कर रहे हो, आपको एजुकेशन पे ही काम क्यों करना है? असल में एजुकेशन आज की नेसेसरी है, जरूरी है। जिस कंट्री की एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होगी वो कंट्री ग्रो करेगी। सही बात। बैकबोन है कंट्री के लिए एजुकेशन। जिस कंट्री की एजुकेशन मजबूत होगी वो कंट्री तरक्की करती है। तो इसलिए हमें एजुकेशन पे ही ध्यान दिया है। और अब नीट का हमने चलाया है, नीट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं अभी। अच्छा, जो बच्चे नीट के हैं उनके लिए? जी, नीट मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी की जा रही है। तो उन बच्चों से थोड़ी बहुत फीस लेते हैं?
फीस का जो अभी असल में हमने जो स्टार्ट किया है जी। नीट के लिए ऑनलाइन कोचिंग का स्टार्ट किया है। अच्छा। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल हम उन्हें पीडब्ल्यू और एलएन के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा रहे हैं। आप खुद कराते हो? हाँ, खुद और उसका कराते हैं। पेमेंट वगैरह आप लोग ही जी, करते जी, हो? जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका, जो खुद हाँ, वो से तो कर ही सकते रहे हैं सर। वो खुद से कर रहे हैं। अब जो ग्रुप बना है, कुछ मेरे जो फ्रेंड थे डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस, तो उनसे मिलके तो हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे। तो उससे मिलके मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को ग्रुप बना के, और उन्हें आगे इंकरेज कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, कोचिंग के माध्यम से कराया जी, जी, है, जी। अभी नीट के जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह भी जी, दिलाया जी, है, जी। पहले भी दिलाया होगा। ओवरऑल कितने बच्चों को आप एजुकेशन दे चुके हो लॉकडाउन से अब तक? 100 बच्चों को, लगभग 100 बच्चों को 100 बच्चे को अब तक एजुकेशन हम दे चुके लगभग। अच्छा। जी, जी। फ्यूचर क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर की प्लानिंग मेडिकल में ही, हम ज्यादातर फोकस मेडिकल में ही है, क्योंकि मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ। अच्छा, अच्छा। तो जाहिर सी बात है, तो सही हम बात है। मेडिकल लाइन में ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि सबको इसी तरह से अपने अपने फील्ड को संभालना चाहिए। जी, जी। सर ने अभी एक शुरुआत की है जहाँ पे ये नीट के बच्चों को फ्री सब्सक्रिप्शन दिला रहे हैं, उनको थोड़ा सा कोचिंग दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं जिस चीज की सपोर्ट की नीड होती है वहां पे सपोर्ट करते हैं। किस तरह से बच्चे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से बच्चे आपसे जुड़े, जो इस तरह के बच्चे जो मुस्तहिक है या जिनका बजट नहीं कोचिंग वगैरह करने एक तो हमने व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना रखा है, कानला के नाम से, कानला अच्छा। टारगेट नीट टारगेट 2026 के नाम से। अच्छा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है जी, जी, बच्चा। ग्रुप ज्वाइन कर सकता जी। है। उसके साथ साथ हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तो लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छा, बच्चों अच्छा, को, हम लाइब्रेरी दिलवा रहे हैं, प्लस अच्छा, उसके अच्छा। साथ साथ सब्सक्रिप्शन दिलवा रहे हैं ऑनलाइन का, एलन का या उसका क्या बोलते हैं फिजिक्स वाला का। अच्छा, तो बच्चा आपसे कांटेक्ट कहाँ करेगा, आपके घर पे ही या कहाँ पे? हाँ, कर सकता है कि आप, मेरा मोबाइल नंबर है, अच्छा। उस पर कांटेक्ट कर सकता है। मोबाइल नंबर बता दूंगा मैं आपको, उस पर कांटेक्ट कर सकता है, मिल सकता है घर पे भी आके। आज बोर्ड के माध्यम से जी। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, सब तरक्की करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, और ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री को आगे तक पहुंचाएं। हाजी अमान साहब, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की खिदमत कर रहे हो, खासकर स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हो, जो कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं बन पाता या वो फाइनेंशियली वीक होते हैं। आपने एक अच्छा बीड़ा उठाया है उनको थोड़ा सपोर्ट करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली अप्रिशिएट यू एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अब हमारे साथ है भाई फरमान, जो कि विधानसभा सचिव है शामली से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? बहुत बड़ी ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि भाई फरमान आज हम इस पॉडकास्ट में साथ में हैं। एक्चुअली मैं आपकी मसल्स एंड आपकी एक्टिविटी देखता रहता हूँ। आपको क्या लगता है लोगों को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक लास्ट टाइम जब मैं पोड शूट कर रहा था आपका, तो आपने फैमिली पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ जुड़ के रहो, भाईचारे पे ध्यान दो, आपस में रिश्ते खराब ना करो। तो मेरा मन था कि मैं रिश्तों को लेकर आपसे बात करूं। बहुत अच्छी बात की आपने। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपके लिए रिश्ते क्या है और आप रिश्तों को इतनी महत्व क्यों देते हैं? सर मैं अपनी नहीं, मैं सबके बारे में बात करना चाहता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आज का टाइम ना दौलत के चक्कर में रिश्तों में इतनी दरार हो गई ना जी, कि भरते नहीं है जल्दी। सही बात। पैसा लौट के आ जाएगा, रिश्ता भाई का हो, बाप का हो, बहन का हो, यार दोस्त का हो, किसी का भी हो, पैसे को लेकर रिश्ते में खासकर दरार नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, जो फैमिली के साथ वक्त आप बिता लोगे, जो माँ बाप ने आपके लिए किया है, अगर आप उनके लिए नहीं कर पाए, सारी जिंदगी इंतजार करते रह जाओगे, वो लौट के नहीं आएंगे। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने माँ बाप की, बहन भाई की, सबकी इज्जत करो। किसी को इतना जलील ना करो कि उसे अपनी नजर में ये लगने लगे मैंने इस बच्चे की परवरिश करी थी जो आज मेरा सामना कर रहा। क्या बात है। दूसरी बात यह है, कुछ भी हो, हमेशा कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा हमारा बच्चा नशे की तरफ जाए। अच्छा खाओ, वो चीज खाओ जिससे आपकी फिटनेस सही रहे, ताकि आपका शरीर आपका साथ दे। आज के टाइम में युवा लड़के इतने देख रहा हूं मैं, अपने ही कस्बे में भी और बाहर भी, नशे की लाइन में इस कदर लग चुके ना, उनकी उम्र पूछो तो आधे भी नहीं दे रहे हो।
इतने नशे में डूब चुके हैं। तो मेरा कहना यह है कि अपना माँ बाप का साथ दो, कमाओ खाओ अच्छा, गलत कामों में मत घुसो, जितना हो सके अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ। क्या बात है फरमान भाई, सच में बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इस बोर्ड में थोड़ा सा वक्त साझा किया। इनफैक्ट बहुत ही अच्छे शब्द आपने बोले कि रिश्ता है तो सब कुछ है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में था जी, अगर आपके सामने रिश्ता रखा जाए और 10 लाख तो आप क्या चुनेंगे? 10 क्या 10 करोड़ भी बहुत बढ़िया, सब कुछ लौट का आ जाएगा। दौलत तो जिंदगी में कभी भी आ जाएगी, रिश्ते जो कुर्बान हो जाएंगे ना वो कभी नहीं आएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत जैसा आपने अभी सुना आदरणीय फरमान साहब को, हमारे साथ मौजूद है मुस्तकीम सिद्दीकी साहब जो कि इंग्लिश फाउंडेशन एकेडमी से है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? I'm absolutely fine. वैसे माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी एंड यू आर लुकिंग फैब आल्सो। Thank you so much. कैसे है? सब बढ़िया, मजे में। एक्चुअली सर, मुस्तकीम सर, आपने एक एकेडमी यहाँ पे स्टार्ट की है पंजाब नेशनल बैंक पे जी। कांधला में, और आप वहाँ पे बच्चों को इंग्लिश कराते हैं। क्यों लगा कि कांधला में ही इंग्लिश का ये सेंटर होना चाहिए? Actually, I have been observing the things from a long time. But in our locality, we are facing the lack of education, especially in Kandla. So I have chosen this town. And how will you do? How will you complete your dream, your goal, your target, your destination? How will you achieve it? Yeah, actually, definitely. I always follow the guidelines of my mentor, Manohar Zama sir, and step by step, I'm going ahead. Step by step, I'm going ahead, and I'm sure about that. One day, I'll fulfill it. What will be your first step? In fulfilling this journey and to complete this journey, my first step is absolutely I have taken, and you are experiencing that in the form of academy. That was your first. Yeah, it is very small and first step. And what In will the be that? upcoming days, in the near future, we will take big steps and we will do something extraordinary. अच्छा, बहुत सारे लोग, खासकर जब मार्केट में हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो कई सारे लोग बोलते हैं जो ये स्पोकन कराते हैं वो बच्चों को रटाते हैं। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? Actually, वो लोगों से मेरा सवाल होगा ओके, जो कहते हैं कि स्पोकन कराने वाले स्टूडेंट्स को अंग्रेजी रटाते हैं। हाँ, मेरे रेस्पेक्टिव होस्ट, आप ही मुझे बताइए इसमें बुराई क्या है? मैं उन्हीं के Point of चीजों view को, से। हाँ, उन्हीं के जो है एक तरह से मान लीजिए कि जो उनकी विचारधारा है उसी से ताल्लुक रखती हुई बातें बोलूंगा। ये मेरी अपनी विचारधारा नहीं है। जी, उनको लगता है कि बच्चों को रटाया जाता है, वो सिर्फ रट के बोलते हैं, रट्टू तोता बोलते हैं उन्हें, और वो लर्निंग नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है। हाँ, उनका ये कि ये बुरी चीज है, कब तक रटाएंगे आप चीजों को, इससे इंग्लिश नहीं आएगी। या एब्सोल्युटली, मैं सिर्फ वो स्पोकन ट्रेनर्स के फेवर में ये बात कहा हूं कि इसमें बुराई क्या है, लेकिन मेरे एकेडमी के ऊपर, हमारे कोर्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम स्टूडेंट्स को रटाते हैं, बल्कि चीजों को डीपली और डेप्थ के साथ उन्हें समझने देते हैं और समझाते हैं। पहले खुद परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स के सामने, फिर उनसे परफॉर्म करवाते हैं। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द मेथोडोलॉजी। यहाँ पे हमारे क्षेत्र पे हिंदी इंग्लिश दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है, और एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत सारे एफर्ट्स लगा के पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो वाला माहौल क्रिएट नहीं कर पाते जहां पे बच्चा बोल सके, जहां पे बच्चा बात कर सके। वहां पे क्या होता है, वो बस ओनली टेंसेस तक ही रह जाते हैं और बच्चा बस कॉपी तक ही रहता है, ना ही उसको बोलने की प्रैक्टिस हो पाती, ना ही वो बात कर पाता। बिल्कुल। जब तक वो बोलेगा नहीं तो उसको बोलना आएगा कैसे, वो माहौल उनको मिलता नहीं है, इसीलिए बच्चा बोल भी नहीं पाता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। एक और समस्या है, जी। और वो समस्या ये है
कि खुद ग्रामर पढ़ाने वाले टीचर अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। वो खुद स्टूडेंट्स के साथ अंग्रेजी में गुफ्तगू यानी बातचीत नहीं करते हैं। सो हाउ कैन वी टीच देम हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? हम कैसे इनको सिखा सकते हैं कि अंग्रेजी में बात कैसे करें? टू टीच समथिंग वी नीड टू शो देम हाउ टू डू इट। वी नीड टू डू समथिंग प्रैक्टिकली टू टीच देम। हमें उनको कोई चीज सिखाने के लिए वो प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। देन दे विल स्टार्ट फॉलोइंग अस। तभी वो हमें फॉलो करना शुरू करेंगे। दिस इज द प्रोसेस what I follow at English Foundation Academy, and it is really impactful. I'm very satisfied with my students. They have starting talking English, giving long speeches in English. I want to make you a request. Please pay a visit to English Foundation Academy. थैंक यू सो मच। बिल्कुल करेंगे सर, डेफिनेटली। Yes. बहुत अच्छा लगा आदरणीय मुस्तकीम सर आपसे मिलके। इनफैक्ट काफी कुछ सीखने को मिला। और सभी जो बच्चे या जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फाउंडेशन एकेडमी आइए और वहां पे विजिट करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साथ अभी आपने सुना मुस्तकीम सिद्दीकी को। अब हमारे साथ है आदरणीय आरिफ सिद्दीकी साहब, जो कि एक अच्छे सिंगर है, राइटर है, और आप जो है बड़े मंच पे जाके अपने टैलेंट का धमाल मचा चुके हैं। आदरणीय आरिफ साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस खाकसार की आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। नहीं सर, आप मैं करते। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और सीधा सिंपल सादगी पसंद है। ग्रेविटी की वजह से हर आदमी जमीन से ही जुड़ा हुआ है, कोई भी आसमान से नहीं उड़ पा रहा है। नहीं, कुछ लोग जो है दो पैसे के चक्कर में आके, जिनके पास दो पैसे हो जाते हैं, वो आजकल उड़ने लगे जाते हैं। सही बात है। और वो अच्छा अपने- सिंगर साहब, मैंने कई सारे शोज आपके देखे। जी। इनफैक्ट जब आप टीवी पे परफॉर्म कर रहे थे तो मैं टीवी के सामने बैठा हुआ आपको देख रहा था। अच्छा। कल मैंने आपको सिर्फ टीवी पे देखा था, आज मैं आपको सामने देख रहा हूँ। आपके साथ हमेशा वक्त साझा होता है। जी जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका जब आप एक टैलेंट फाइट के मंच पे परफॉर्म कर रहे थे और लोग आपको टीवी पे देख रहे थे? जब शुरुआत में गया उसमें, तो उसमें लगभग 5500 बच्चे थे। और इंडियन आइडल में भी गया मैं, तो वहां पे भी एक बार तो मैं रिजेक्ट ही हो गया था। सामने से जो है अनु मलिक जी बैठे हुए थे, तो कहने लगा इस बार अभी जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिला, आप नेक्स्ट टाइम आना। नेहा कक्कड़ भी सामने थी, विशाल डल्लानी जी और अनु मलिक जी। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुई थी नेहा कक्कड़ जी की आपके साथ। जी। वो किस्सा क्या था? असल में हमने एक स्टूडियो का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गया हुआ था। जी। तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड है साहिल, ब्राइट स्टार स्टूडियो म्यूजिक के नाम से वो स्टूडियो चलाता है। तो उसमें जो है वहां पे हम अपना कुछ सिंगरों के वैसे ही अपना पंपलेट वगैरह देने के लिए गए थे। तो वो बोलने लगा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ अब, अरे बहुत टाइम हो गया, और लगभग 5 बज गए थे। तो मैंने कहा कि भाई लगभग 50-60 बच्चे ऑलरेडी अभी बचे हुए हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इन लोगों को भी अपना पंपलेट वगैरह दे करके ही जाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलिए आरिफ भाई आप जो है कर लीजिए। तो मैं गया वहां पे, अंदर चला गया, मैं ऐसे ही व्लॉग बना रहा था नॉर्मली। तो रैंडमली एकदम से एक ब्लैक कपड़े में और वैसे ही छोटी सी लगभग 4 फुट की लड़की आती है। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी। मैंने कहा जी एक्सक्यूज मी, कैन यू, आप जो है इस पे माइक पे बोल सकते हैं, ये कुछ बोल सकते हैं? मैंने कहा जी बताइए। आप नेहा कक्कड़ के बारे में थोड़ा सा बताइए, स्माइल, कॉमेडी, ये सब नेहा कक्कड़ क्यों अच्छी लगती है? बस मैं जो भी नॉर्मली बात थी मैंने बता दी नेहा कक्कड़ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छी सिंगर है। तो उसके बाद में फिर कहने लग गई कि चलिए ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट बाद ही मुझे डाउट हुआ कि यार ये नेहा कक्कड़ जैसी लग रही है ओरिजिनल। फिर मैंने हंसी मजाक करके ऐसे हट गया। फिर वो प्रैंक था, वो एक प्रैंक शूट था, ऑलरेडी वो नेहा कक्कड़ ही थी। सीरियसली लगभग 5-6 फुट दूर थी मेरे से, लगभग 10 मिनट बात करी। क्यों रहने दिया आपने इतने दूर उसको? बस दूर कैसे, दूर ही थी बट रह सकती थी। क्योंकि आप इतने टैलेंटेड व्यक्ति हैं, आप और हमेशा उनको ये नहीं पता था कि ये सिंगिंग का ऑडिशन देने के लिए आया हुआ है। अच्छा आरिफ सर, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे दुखी के पल क्या होते हैं? एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा दुखी के पल ये होते हैं कि उसके अंदर भरपूर कला है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और पब्लिक उसको जल्दी से समझ नहीं पाती। पब्लिक इतनी ज्यादा ऐसी हो गई है कि जो चीज उसको शो हो रही है, ज्यादा दिख रही है, असल में जो चीज पॉपुलर है लोग उसकी इज्जत करते हैं,
जो पॉपुलर नहीं है, चाहे वो कितना ही सोनू निगम अगर पॉपुलर नहीं होता ना और यहाँ पे बैठा हुआ होता तो सोनू निगम भी आपकी नजर में कुछ नहीं होता। रीजन सोनू निगम को कोई जानता नहीं। अगर मैं आज इस मौके पे यहाँ पर बैठ करके और सोनू निगम से बढ़िया भी गा लूंगा ना, तब भी लोग मेरी कदर नहीं करेंगे। आप नेम और फेम को क्या जानते लोग बाग नेम और फेम के पीछे बहुत भागते हैं। जिसका नेम है, जिसका फेम है, उसी के पीछे भागते हैं। बस इसका नाम है, इसको उसी को पैसे मिलते हैं, उसी के लिए सब कुछ होती है। जो नॉर्मली टैलेंटेड आदमी है। वैसे आप सिंगर, कौन से सिंगर को ज्यादा फॉलो करते हैं? असल में मैं सबसे माय फेवरेट सिंगर इज अरिजीत सिंह एंड सेकंड लाइक अरिजीत सिंह। या अरिजीत सिंह इज माय फेवरेट सिंगर एंड अनदर सिंगर इज माय मोहम्मद रफी साहब। अच्छा, मैं चाहूंगा कि मोहम्मद रफी साहब जो कि आपके फेवरेट है, उनका आप एक नजराना पेश करें, एक गाना मैं सुनना चाहूंगा। उनकी एक लाइन है जो मुझे बहुत ज्यादा दिल को भाती है और एक ही लाइन है गाता हूँ, जी गाता रहता हूँ। जी जी जी। यार मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम। अच्छा, ये मैंने ऐसा सुना है कि जो आदमी गाता है, खासकर वो गाता नहीं है, वो अपने भाव को अपने शब्दों में पिरो के उनको बाहर निकालता है। तो कौन है वो जिसके लिए आप ये गाना गाते हैं और ये लाइन आपको बहुत अच्छी लगती है? हैं कुछ लोग जिनसे प्यार हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छे दिल के करीब लोग होते हैं, सब वो आपको छोड़ के चले लिया जा सकता, और वो फिर आदमी को जो है उसको छोड़ के चले जाते हैं। ज्यादातर 90% ऐसा ही होता है, एक दूसरे को नहीं, आप दुखी मत हो, कोई बात नहीं, छोड़ के एक दूसरे को चली गई सर, कोई बात चले नहीं। भी जाते हैं। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तो अदा कभी करना लाफा वाफा मारा उसने, पिज्जा मैं तुझे तो पसंद करती, नहीं चली नहीं, जा मेरी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे उस वक्त पे छोड़ा जब मैं काफी आदी हो चुका था उन चीज का। उनका? हाँ, उस लड़की का? उस लड़की का तो उस वक्त मतलब पे छोड़ा आपको तो आपको जो है उसकी वो लस्ट लग गई थी जो बोलते हैं, लत लग गई थी जिसे क्या। और खैर उस मौके पे उन्होंने बड़ी छोड़ के बहुत बहुत बातें कर रही है शुक्रिया, आप छोड़ के दौरान। मैं उनका इतना बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज। उस वक्त में जब वो छोड़ के चले गए तो मुझे हकीकत में जब ठोकर लगी तो मैं जाग गया नींद से। जब मैं नींद से जाग गया तो मुझे महसूस हुआ क्यों ना कि वो अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहा है। अच्छा सिद्दीकी साहब, आपने एक वर्ड का यूज किया, लत लगना, लस्ट लगना। किसी की लस्ट कब लगती है? लस्ट नहीं, लत होती है। जब कभी कोई दिल से जब कोई किसी को दिल से चाहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसकी आदत सी हो जाती है। तो आपको आदत उसी हो का गई नाम थी। प्यार है, मोहब्बत है। अच्छा, आपको आदत हो रही थी, उनको आदत नहीं हुई? उनको पता नहीं आदत हुई होगी या नहीं भी, खैर मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कभी इतना ज्यादा आपकी वो सच्ची मोहब्बत थी? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी मुझे लगता है कि वो ज्यादातर मेरी एक तरफा ही मोहब्बत थी। एक तरफा मोहब्बत बहुत बेमिसाल होती है, अच्छा। बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों की मोहब्बत एक तरफा होती है, या तो वो सिंगर बनते हैं या वो शायर बनते हैं, आप क्या बने? फिर हमारा दिल टूट गया, फिर हम उजड़े हुए रियासत के लुटे हुए सुल्तान बने। तो फिर सिंगिंग शुरू करी, इस गाने गाए। पहला गाना मैंने नजर एक क्विट लव स्टोरी यूट्यूब पे लगभग 7 लाख व्यू आए। उस पर मैं 10वीं क्लास में मैंने वो लिखा था, नजर एक क्विट लव स्टोरी के नाम से यूट्यूब पे है। बहुत अच्छा गाना है, उसमें काफी अच्छा वायरल। उस लड़की ने आपको धोखा दिया,
आपने उसका बदला नहीं लिया? नहीं, बदला नहीं लेना। वो जो भाव होते हैं बाद में, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, असल इंतकाम- में मैं अब बदला नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस वक्त पे छोड़ दिया मुझे। आज मैं थोड़ा बहुत कुछ बन भी गया, हल्का फुल्का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बन जाऊं जिंदगी में। अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता रहता हूँ। और मैं उसके बाद मोहब्बत हुई? मंजिल धीरे धीरे चल रहा हूँ मंजिल की जानिब। उसके बाद मोहब्बत नहीं होती है, क्योंकि मोहब्बत बस एक ही बार होती है। एक मूवी देख रहा था सिंगर साहब में, रॉकी स्टार। तो रॉकी स्टार में जो रणबीर कपूर होता है वो सिंगर ही बनना चाहता है। अच्छा। तो उसको ये कह के भगा देते हैं कि भाई तेरी आवाज में अभी वो दर्द नहीं है, तेरा दिल नहीं टूटा। हाँ हाँ, देखना सही बात वो है। दृश्य है उस फिल्म में। तो वो एक लड़की को बोलता है, ऐसे ही मिल जाती है उसको रैंडमली, कि ए सुन, आई लव यू, मुझे तेरे से प्यार हो गया। वो कहते चल भाग यहाँ से, एक लाफा मारती है। वो कहता ले, मेरा तो दिल टूट गया, अब मैं अच्छा सिंगर बन जाऊंगा। तो आपको भी ऐसे मोहब्बत में राह चलता? ऐसा नहीं होता है। देखो, एक मैं आपके एक बात बता देता हूँ। अरिजीत सिंह है, वो पहले भी नच बलिए बहुत सारे प्रोग्राम में आया, लेकिन उसका दिल नहीं टूटा था जब तक वो इतना अच्छा सिंगर भी नहीं था, उसे जानता नहीं था कोई। तो उसका एक बहुत ही उसकी फ्रेंड, बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, तो उसका वो गुजर गई, उसका इंतकाल हो गया। जैसे उसका इंतकाल हो गया, उसको दिल पे लगी, बहुत ज्यादा दिल टूटा, बस वो हो गया। वो भी आशिक बहुत ज्यादा परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ। उसके बाद में जो उसने गाने गाने शुरू करे ना, पूरे हिंदुस्तान को रुलाया। बहुत ही जबरदस्त गाने गाए उसने। तो आप भी अब हिंदुस्तान को दूसरा अरिजीत सिंह देने वाले हो जो रुलाएगा? नहीं, अरिजीत सिंह तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, माय फेवरेट सिंगर हैं। क्योंकि आपका भी दिल टूट गया, अब आप रुलाएंगे? क्यों रुलाएंगे? जरूरी थोड़ी है रुलाना। देखो, जो सिंगिंग होती है वो ज्यादातर लोग बाग नेचुरली सिंगिंग पसंद करते हैं, नेचुरल लाइफ, मतलब नेचुरली वर्ड्स। अगर आपको उसको दिल से कह रहे हो, दिल से गा रहे हो, सभी को इफेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपके लिए सिंगिंग क्या है? सिंगिंग इज माय पैशन। पैशन? या पैशन की प्रोफेशन? जब पैशन अच्छा होने लग जाता है और जुनून बन जाता है, तो धीरे धीरे प्रोफेशनल में तब्दील हो जाता है। अब मुझे कोई सिंगिंग के लिए बोलता है तो मैं प्रोफेशनली सिंगिंग कर भी लेता हूँ, जाता भी हूँ, प्रोग्राम वगैरह करता रहता हूँ। आप सिंगिंग करते हो, मैंने सुना था आप एक एड एजेंसी भी चला रहे हो? हाँ, उसके बाद में जो है एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी, इसी लाइन से जुड़ गया, तो वीडियो वगैरह का भी काम शुरू एक प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया था ओपन माइक, उसके हाँ, अभी सीजन 1 का ओपन माइक शुरू किया था। सीजन 1 है, उसमें लगभग 30 लाख व्यूज आ लिए, सभी इंडिविजुअल, काफी इन्फ्लुएंसर आए थे उस पे भी। ओपन माइक बहुत हिट रहा। प्रसन्न चौधरी जी आए, राशि चेयरमैन साहब आए, बहुत लोग आए, बहुत अच्छा मैं भी प्रोग्राम आया था। मेरा भी नाम लो। मैं भी जनाब आया था। शाह सेठी साहब उसके ऑर्गेनाइजर। नहीं ऑर्गेनाइजर तो नहीं, बट मैं आया था, मैंने वो बहुत ही अच्छे, चलता हुआ प्रोग्राम देखा है। इनफैक्ट आपके बहुत एफर्ट्स अच्छा देखे, था। आई उसके रियली होस्ट भी थे, अप्रिशिएट, आपको मालूम है शायद। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक्चुअली एज ए सिंगर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आपकी आवाज मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपकी एड एजेंसी के लिए, क्योंकि आप लोगों के व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हो। जी जी साथ ही ओपन माइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है जहां लोगों को चांस मिल रहा है, जी जी। जहां पे जाके वो अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रख सकते हैं। मैं उस सफल कार्यक्रम की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत और शुक्रिया। आज आप हमारे स्पोर्ट में बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को आज कोई संदेश दे इस प्यारे से स्पोर्ट के माध्यम। मैं सभी अपने भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग आजकल सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं, उसका मिसयूज ना करें, सही से इस्तेमाल करें। पढ़ाई लिखाई की चीजें भी हैं, उसको पे ध्यान दें। सेकंड थिंग ये है कि हमारा ओपन माइक सीजन 1 कंप्लीट हो गया, बहुत हिट रहा, और सीजन 2 भी हमारा जल्दी अनाउंस करने वाले हैं हम। तो उस पे जिस भाई को भी सिंगिंग, शायरी, कॉमेडी और पोएट्री, जो भी स्पेशल टैलेंट है, आप उस मंच पर आकर के साझा कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ 14 अगस्त के लिए। नेक्स्ट तारीख हम बता दें, 14 अगस्त शायद संडे के दिन होगा। 14 अगस्त करते हैं फाइनली। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया।